नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस। हम इस कार्यक्रम में देश के गंभीर मुद्दों पर करते हैं विद्वानों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस में हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की, जिसे मिल चुकी है कैबिनेट से मंजूरी। नवंबर दिसंबर में आएगा बिल, बनेगा कानून। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन में कितना बदलेगा भारत का चुनाव? विधानसभाओं के बीच समय का क्या होगा अंजाम? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानेंगे विद्वानों की राय। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। पीएम मोदी अपना एक और वादा पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं और वह वादा है वन नेशन वन इलेक्शन का। लेकिन इन वादों को पूरा करने के लिए अभी करने हैं और कवायद। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सदन में लाया जाएगा बिल, बनेगा कानून। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या करने होंगे संविधान का उपचार? किन किन उपबंधों का करना होगा संशोधन? जानेंगे हर जवाब। तो आइए शुरू करते हैं विद्वानों की राय वन नेशन वन इलेक्शन। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को आखिरकार 18 सितंबर को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव का वादा किया था, जिसको पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह वन नेशन वन इलेक्शन क्या है इस ग्राफिक्स के माध्यम से। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होंगे साथ साथ। एक चुनावी बूथ में होंगी 2 ईवीएम मशीनें और एक मशीन से सांसद, दूसरी से विधायक का होगा चुनाव। 11 घंटे की वोटिंग में पीएम के साथ होंगे सीएम भी तय। तो यह है वन नेशन वन इलेक्शन की बात। बस एक ही बार चुनाव होगा, सीएम भी तय पीएम भी तय। जब आजादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए थे, तब लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। इसके बाद 3 और टर्म्स 1957, 1962 और 1967 में यही क्रम रहा। एक अपवाद के साथ जब 1959 में केरल की तत्कालीन नंबूदरी-पाद सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, बाकी जगह क्रम बरकरार हुआ। भंग हुआ 1967 में हुए चुनाव के बाद। 1968 और 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई और आखिर में साल 1970 में लोकसभा भी भंग हो गई। यहां से चुनाव अलग अलग होने लगे। इसके साथ ही कई मौकों पर कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1966 से लेकर 1977 के बीच देश में कुल 39 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। माने चुनाव का क्रम टूट गया और तब से लोकसभा और विधानसभा चुनाव, जो 2 अलग अलग पटरियों पर एक गति से चलने वाली ट्रेनों के मानिंद थे, आगे पीछे हो गए। तो ये आगे पीछे का क्रम, इसे सही करने की बात जो है वो अब कवायद चल रही है। अब ये चुनाव तो ठीक है, लेकिन राज्य विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव आखिर क्यों होने चाहिए एक साथ, इस पर भी नजर डालते हैं। और क्यों नहीं होने चाहिए एक साथ, इस पर भी नजर डालेंगे। तो पहले क्यों होंगे एक साथ चुनाव, इस पर नजर डालते हैं। कि इस खर्च होगा कम, सुविधा होगी ज्यादा। आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी। इसके बाद धड़ल्ले से विकास ही विकास होगा, यानी कि विकास के काम होंगे। बार बार चुनावी ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए एक साथ चुनाव हो। देश में जितनी बार चुनाव उतना ज्यादा पैसा खर्च होता है
इसलिए इसमें भी बचत होगी। सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ इससे बढ़ता है जो कम होगा। अब क्यों ना हो चुनाव, एक साथ देश के संघीय ढांचे पर सीधा असर पड़ेगा, क्षेत्रीय मुद्दे नजरअंदाज हो जाएंगे, ये डर है। एक साथ चुनाव होने से जनता के प्रति जवाबदेही पर खतरा होगा, ये भी एक डर है। इससे निरंकुशता की आशंका बढ़ जाएगी, ये भी एक डर है। तो ये सब डर हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस तय करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसमें 8 सदस्य थे। कोविंद कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर बिल पेश किया जा सकता है। एक नजर इस पर भी डालते हैं कि कोविंद कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या सुझाव दिए थे। आइए इस ग्राफिक्स के माध्यम से इस पर नजर डालते हैं कि क्या सुझाव दिए थे। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए, यह पहला सुझाव। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के अंदर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों की सलाह से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार कर सकता है। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए डिवाइसों, मैन पावर और सिक्योरिटी फोर्स की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी की। तो ये सुझाव थे कोविंद कमेटी के, जो मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे गए थे। ये सुझाव थे। कोविंद कमेटी ने यह सिफारिश ऐसे ही नहीं कर दी। कमेटी विभिन्न देशों के चुनाव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जहां इस तरह के चुनाव होते हैं और उनमें से बेहतर विकल्प को रेखांकित किया। कोविंद कमेटी ने 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया पर रिसर्च करके वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट तैयार की। कौन कौन से हैं यह 7 देश, आइए हम इसको आपको बताते हैं और कहां से क्या लिया गया है हम इस पर भी नजर डालेंगे। तो एक स्वीडन देश है जहां से कुछ लिया गया है, बेल्जियम है, यहां से भी कुछ लिया गया है सुझाव और देखा गया है। जर्मनी में, जर्मनी से भी, साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से भी सीखा गया है कि यहां भी अफ्रीका और जो राष्ट्रीय और प्रांतीय, जापान से भी, और फिलीपींस, साथ ही साथ अब इंडोनेशिया से भी कुछ ना कुछ सीखा गया है। कमेटी ने इनके चुनाव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया और इनमें जो है अच्छी चीजें हैं उसका सुझाव निकाल करके दिया। क्या कि दक्षिण अफ्रीका की अगर जो बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। इस प्रक्रिया में पार्टियों को मिले वोटों को अनुपात में बांट दिया जाता है। हालांकि नगर पालिका का चुनाव अलग होता है, इसलिए इसे आदर्श के तरीके से देखा जा सकता है। ये विभिन्न देश हैं। और स्वीडन, स्वीडन की अगर जो बात करें तो यहां पर संसद, काउंटी काउंसिल और म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। यह प्रणाली भारत के लिए आदर्श है। साथ ही साथ अगर जो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में चुनाव प्रणाली में जनता के 2 वोट मिलते हैं, एक उम्मीदवार और दूसरा पार्टी। यह मॉडल भारत के लिए संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए में संतुलन बनाए रखने के लिए लिया जा सकता है। यह सीख है, उन्होंने सिफारिश की थी और अध्ययन किया था इन देशों का। इंडोनेशिया की जहां तक बात है तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ इसमें कराए गए थे 2019 में। यह चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव था, ध्यान दीजिएगा, एक दिवसीय इंडोनेशिया का, जिसमें 200 मिलियन से अधिक मतदाताओं ने हिस्सा लिया। भारत के लिए यह प्रेरणादायक है क्योंकि यहां भी बड़े पैमाने पर चुनाव कराए जाते हैं और किस तरह से पूरे चुनाव को एक दिन में ही खत्म कर लिया गया, यह देखने वाली बात थी और यह सीखने वाली बात है इंडोनेशिया से। वही अगर जो फिलीपींस की बात करें
तो इससे भी कुछ सीखा है, बेल्जियम से भी चुनाव सीखा है और जापान से भी। अब इन सीखों को कंक्लूड किया है और इनको भारतीय परिप्रेक्ष्य में किस तरह से लाया जा सकता है। जैसे संविधान को विभिन्न विभिन्न देशों के संविधानों को देख करके अध्ययन करके उसे बनाया गया था, उसी तरह से कोविंद कमेटी ने ये अन्य देशों के चुनाव प्रक्रियाओं को अध्ययन करके कुछ सीखा और बनाया। और ये जो देशों से सीखा वो उन देशों के नाम हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या बिल को कानून बनाने में कोई अड़चन आ सकती है। इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं कि क्या अड़चन आ सकती है, कौन सी अड़चन आएगी, ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं। कोविंद कमेटी ने 18 संवैधानिक बदलावों को सुझाव दिए हैं। इनमें ज्यादातर से राज्यों की विधानसभाओं से सहमति की जरूरत नहीं है। 18 संवैधानिक बदलावों का सुझाव दिया है, लेकिन राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ संवैधानिक बदलावों के लिए बिलों को संसद में पास कराना जरूरी होगा। बिल पास कराना यह अड़चन है। सिंगल इलेक्टोरल रोल और सिंगल वोटर आईडी कार्ड के लिए आधे से ज्यादा राज्यों की मंजूरी जरूरी होगी। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि आधे से ज्यादा राज्य जो भारत में है वो मंजूरी देंगे कि नहीं। संभव है कि कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर लॉ कमीशन भी अपनी रिपोर्ट पेश करे और लॉ कमीशन 2029 में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की मांग कर सकता है। इसके अलावा लॉ कमीशन गठबंधन सरकार और हंग असेंबली जैसी स्थिति आने पर नियम की मांग भी कर सकता है। तो लॉ कमीशन भी एक चीज है और वो भी ये कह सकता है कि आप इन चीजों को करें। तो ये सारी अड़चनें हैं। इन अड़चनों के बावजूद सबसे बड़ी अड़चन जो है वो ये है कि इसे सदन के दोनों सदनों में पास कराना। जैसे अगर 2/3 बहुमत अगर जो आपके पास नहीं है तो आप कैसे संशोधन कर पाएंगे संविधान में, और संशोधन नहीं कर पाएंगे तो इसे लागू कैसे कर पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है। विद्वानों से भी इसकी चर्चा करेंगे और पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अब आपको सुनवाते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर भाजपा और सहयोगी दलों ने क्या कुछ कहा है इस 4-in में। देखिए क्या कह रहे हैं ये लोग। भाव बनने ना लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है। खासकर यूथ ने, यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। बहुत प्रसन्न हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से बधाई देता हूँ, हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। ऐसा बड़ा फैसला उनके नेतृत्व में ही हो सकता था और सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूँ इसमें राजनीति ना करें, राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखे और सब मिलकर इस फैसले का समर्थन करें। वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए था। 1967 तक जो भी चुनाव हुए विधानसभा लोकसभा का एक साथ ही हुए, इसीलिए बहुत सा एंगल है जिसके चलते वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और सब एंगल को छोड़ दीजिए, साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम है होता था। दूसरी ओर अलग अलग चुनाव हो जाने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको अलग अलग समय मिल जाता था बूथ लूटने का, या लॉ एंड ऑर्डर उससे भी खराब हो जाता था। और ख़ास करके दलित मतदाता जो कि वोट देना चाहते थे उनको बहुत जगह लोग वोट नहीं देने देते थे। और वन इलेक्शन वन नेशन की बात जब आएगी तो हम समझते हैं कि सब एक साथ होगा तो सब तो अपने अपने काम में लपटे रहेंगे। इसलिए बूथ लुटेरा हमारे गरीब मतदाताओं को वोट देने से नहीं रोक सकेंगे। इसलिए ये समय का तकाजा था, ये और पहले होना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ करने वाले हैं, इसीलिए ये भी एक काम नया काम उन्होंने किया है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव जो मंजूरी दी है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये बहुत प्रतीक्षित देश की मांग रही है, क्योंकि एक देश और एक चुनाव, एक समय में चुनाव होने से
होने वाले तमाम प्रकार के जो खर्चे हैं, तमाम प्रकार का समय है, इस सब की बर्बादी होती थी, उस सब की बर्बादी रुकेगी और ऐसे ढंग से बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य अवस्थापना ढांचा, इन कामों में देश का धन लगेगा, जो निश्चित रूप से देश के विकास को और तेज गति प्रदान करेगा। अब सुनते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के। कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक ही चुनाव होगा। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। 27/2018 को लॉ कमीशन को भी हम ये लिख कर दिए थे और ये जो कोविड कमेटी बनाई गई थी उसके सामने भी मैं खुद गया था, जिसमें हमने इस वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की। और हमारा मानना यह है कि दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको। सरकार ये बोलती है कि आपके पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर को खर्चा होता है। पहले तो यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी पॉलिसी मेकिंग को जो डेवलपमेंटल है और रूटीन इन नेचर है उसको रोकता नहीं है। भाई प्रधानमंत्री जी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 15 अगस्त को ये बोले थे कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, और 24 घंटा नहीं बीता सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने 2 राज्यों के चुनाव घोषणा की, जबकि पिछले समय महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र के चुनावों की तिथि घोषित नहीं किए और जम्मू कश्मीर इसका कर दिया। यहां अरुण साहु जी बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री, वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पे छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होगा। लेकिन अब सरकार के सूत्रों से खबर आ रही है कि अब वो नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं दिखता आज के समय से, और आज के संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ये प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है यदि आप संविधान में ऐसा संशोधन करें, एक कि जो 5 साल का कार्यकाल, वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया 1 जनवरी 2025 से, मान लीजिए अब पूरे देश की विधानसभाओं का और देश की लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा, 5 साल के लिए वो चलेंगी सरकार। 2 साल बाद सरकार गिर जाती है, कहीं की किसी राज्य की या केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर गई। आज संविधान का प्रावधान है कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाएंगी। 2025 को तो ये हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उनका कहना था।
अब हम आपको अपने मेहमानों से पहले परिचित करा दें, उसके बाद हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। इस समय जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, अतुल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, मनीष बोरा जी वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत हम मनीष बोरा जी से करेंगे कि कोई भी काम होता है तो फायदा नफा नुकसान देख करके किया जाता है। सरकार जो वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे बता रही है, विपक्ष जो है इसके नुकसान बता रहा है। वास्तव में अगर जो फायदा नुकसान की तुलना की जाए तो किसका पलड़ा भारी है? मनीष बोरा जी। जी हम रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अवधेश शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। जी मनीष बोरा जी, जवाब दीजिए। चलिए मनीष, आपने सवाल क्या किया था, मैं सुन नहीं पाया। जी सवाल मेरा यह है कि जो सरकार है वो वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिना रही है, जो विपक्ष है वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान गिना रही है। फायदे और नुकसान की तुलना में पलड़ा भारी किसका है? देखिए, निश्चित रूप से एक बात तो तय है कि यदि देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो बहुत सारी चीजों में फायदा हो सकता है। और क्या होता है कि जब भी इस तरह के इलेक्शन होते हैं तो सबसे बड़ी चीज है उसमें हम बात करें कि जो स्थितियां बनती है पूरे देश के अंदर में, लगातार चुनाव चलते रहते हैं, कहीं न कहीं देश के किसी न किसी जगह पर चुनाव होते रहते हैं। तो ये जो स्थिति, इससे जो विकास के कार्य होते हैं, जो सरकारी कामकाज होते हैं, उनमें लगातार बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। अब यदि हम इसमें बात करें दूसरे पहलू पर जाकर, यदि खर्चों को लेकर के बात करें, कितना खर्च आता है, तो यदि एक अनुमान के आधार पर जो हम लगाते हैं कि एक बार यदि चुनाव देश में होता है और पूरे देश के अंदर में एक साथ चुनाव किए जाते हैं तो लगभग चुनाव का खर्चा जो है 10 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा आता है। और यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो मुझे लगता है, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जो चुनाव के खर्चों पर लगातार नजर बनाए रखते हैं, उनका कहना यह है कि उसमें लगभग 30% के आसपास, जैसे 3 से 5 लाख करोड़ रुपए की बचत जो है वो हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि राजनीतिक दल जो है वो कितना सहयोग करते हैं चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग कितनी कार्यकुशलता से इस दिशा में कार्य कर पाता है। और तो ये दोनों चीजें जो है ये महत्वपूर्ण है। देश के जो जनता के गाढ़े पसीने की जो कमाई है वो जिस प्रकार लगातार इलेक्शनों में जाती है, जनता के कामों को लेकर के जनता लगातार जो सफर करती है, उन सारी चीजों को यदि एक साथ हम इलेक्शन करेंगे तो उसका फायदा जनता को मिल सकता है। उसके काम आसानी से होंगे, विकास के कार्य तेजी से होंगे। तो इस प्रकार है। लेकिन दूसरा पहलू जो विरोध किया जा रहा है लगातार, विरोध में दो चीजें कही जा रही है। एक तो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध ये बात है, ये कहा जा रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लग रही है वो ये लग रही है, जिस बात को क्षेत्रीय दल उठा रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यानी एक साथ इलेक्शन होंगे तो राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो सीधे तौर पे इसमें हावी रहेंगे, और क्षेत्रीय जो दल हैं, क्षेत्रीय दलों का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व कहीं भी संकट आके खड़ा होगा। ये क्षेत्रीय दलों का कहना है, जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनका कहना है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है जब राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्शन होंगे, एक साथ इलेक्शन होंगे, तो निश्चित रूप से जो बड़े राजनीतिक दल है उनका कैंपेन उस फ्लो में चलेगा। उस फ्लो में कैंपेन की वजह से मुझे लगता है कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो छोटे जो राजनीतिक दल है वो कहीं दूर फेंका जाएंगे, और उनकी जो आवाज है, स्थानीय जो मुद्दे हैं, स्थानीय जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर भी मुझे लगता है कि एक स्थिति निर्मित हो सकती है। तो ये दोनों ही पहलू है। लेकिन इसमें देखा जाए ये कि यदि हम बात करें देश के इसमें बात करें, राष्ट्र हित में यदि बात करें, तो इलेक्शन यदि एक साथ होते हैं तो बहुत सारी चीजों में ये होगा। मान लो क्षेत्रीय दलों को लेकर के जो समस्याएं आ रही है या उनके अस्तित्व को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, उनके समाधान के लिए कोई कोई रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए नक्शे में, तो यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से देश के विकास को लेकर के, आम जनता के कार्यों को लेकर के एक गति जो है वो थोड़ी सी तेज होगी, इसमें कहीं इंकार नहीं किया जा सकता। जी हमारे साथ अवधेश शुक्ला जी भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? जी अवधेश शुक्ला मेरा नाम है। जी अवधेश शुक्ला जी, मेरी जी अवधेश शुक्ला जी, जैसा कि अभी मनीष बोरा जी ने ये बातें बताई हैं तमाम कि जो है संघीय ढांचे पर प्रभाव और जो विपक्ष गिना रहा है तमाम बातें,
और स्थानीय मुद्दे जो होते हैं, जो स्थानीय परेशानियां होती हैं, वो गौण हो जाएंगे, केवल जो राष्ट्रीय मुद्दे रह जाएंगे। क्या लगता है आपको कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ये जो विपक्ष की जो स्थिति है, विपक्ष जो गा रहा है इस समय इसको लेकर के कि ये चीज़ें हो जाएंगी, ये चीज़ें हो जाएंगी, नेता निरंकुश हो जाएंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो चुनाव के समय ही हाथ जोड़ कर आते हैं, 5 साल में एक बार आएंगे, 4.5 साल घूमेंगे। क्या लगता है आपको इन सब जो ये सब बातें जो हैं ये कितना मायने रखती हैं, कितनी महत्वपूर्ण हैं? जी देखिए, अभी जब आपने डिबेट शुरू करी थी तो सारे आंकड़े आपने बताए थे कि किस तरीके से कौन से देश में कहां पर वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो है भारत चलेगा, तो हर देश की समस्या एक ही जैसी होती होगी। छोटी छोटी समस्या किसी की होती है, किसी की बड़ी समस्याएं होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारी देश की समस्याएं वो लोग होंगे। वन नेशन अभी आपको बताया कि वन इलेक्शन में सबसे ज्यादा यूथ आगे आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा भी आपने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन से कई फायदे होंगे। एक बार इलेक्शन हो जाएगा, सारा झंझट खत्म हो जाएंगे, सारा सिस्टम आ जाएगा, एक बार में इलेक्शन आएगा। और ये कहीं कहीं आप देखिए पिछले 2014 से जब बदलाव आया है या कहें कि चेंज हुई है, तो ये सीधा सा मानना था कि वो वन नेशन वन इलेक्शन पे जाएंगे, और ये पिछले 10 साल से इस पे बहस कर रहे हैं। करेंगे सब लोग ये मोमेंटम बनाया जा रहा है इस तरीके से फॉलो कर, और मुझे लगता है कि वन नेशन नहीं है। आज आप देखिए बिजली के खंभे लगते हैं तो प्रधानमंत्री जी अवधेश शुक्ला जी, आपकी आवाज बहुत प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है, इसलिए हम थोड़ी देर बाद आएंगे आपके पास। अतुल मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। जैसा कि अगर जो ये कहा जाए कि फायदे नुकसान तो खैर ठीक है, उसको तो हम देख ही लेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कोविंद कमेटी ने सिफारिशें की थी, उसके लिए संविधान में संशोधन होना आवश्यक है कुछ मामलों में। ऐसे में अगर जो 2/3 बहुमत नहीं है सरकार के पास और विपक्ष इस तरह से अड़ा हुआ है, तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे साकार रूप ले पाएगा? देखिए देवेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, विपक्ष को देश के लिए सोचना पड़ेगा। अगर वो देश के लिए नहीं सोचेंगे, व्यक्तिगत अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए सोचेंगे, तो ये किसी भी प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता है। उनको ये मालूम है कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बढ़िया असर पड़ेगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि आज हम 5वीं हैं, कल हो सकता है 3री आ जाए, फिर 2री भी आ जाए। इस पे कहीं ना कहीं खर्चों पर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। लेकिन इस बिल को लाने के पहले क्या कभी सरकार ने ये सोचा कि अर्थव्यवस्था को अगर आप ठीक करना चाहते हो, जो संसद में बवाल चलता है, संसद चलती है, वहां पर विपक्षी दल बवाल करता, क्या विपक्षियों ने इस बारे में सोचा कभी कि ये मेरा नैतिक कर्तव्य है जो मैं लेकर चल रहा हूं, और जनता पूरे देश की देख रही है। वहां पर एक दिन का देवेंद्र जी क्या खर्चा आता है संसद का, ये आपको मालूम है। आप बहुत पुराने पत्रकार हैं और आप मीडिया से जुड़े हुए इस चीज को देखिए। दूसरे नंबर पर आपने कहा कि 7 देशों का एक सर्वे किया गया, वो उन देशों की स्थिति क्या है। यहाँ पर 1 अरब 40 करोड़ जनता है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था सुधारने की नितांत आवश्यकता है। उस आवश्यकता को देखते हुए विपक्षियों को कम से कम साथ देना चाहिए। जहां पर देश का विकास हो, जहां पर पैसे की बर्बादी रोकी जाए, अर्थव्यवस्था बढ़िया चले। लेकिन उस जगह पर एक पॉइंट और भी आता है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, कहीं ना कहीं वो पीछे हटेगा। जो मैं कह रहा हूं, आप देखिए 4 राज्यों का चुनाव है, हरियाणा, जम्मू, दिल्ली और महाराष्ट्र।
लेकिन चारों एक साथ कराए जा सकते थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा जम्मू का चुनाव कराया, उसके बाद वो दिल्ली और महाराष्ट्र का चुनाव कराएगा। सुरक्षा व्यवस्था को भी देखना, आतंकवाद को भी देखना, इन सब चीजों को लेकर चलना ही चलना पड़ेगा। और जो हमारे देश की समय की टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को देखते हुए क्या ये चुनाव कराया जा सकता है वन नेशन वन इलेक्शन वाला, उस पर भी चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें चुनाव आयोग का सबसे बड़ा रोल है, विपक्षियों का बाद में रोल है। पहले चुनाव आयोग को बैठाल कर समस्त जितने भी दल हैं वो इस चीज की चुनाव आयोग से बातचीत करें कि भाई ये हम लोग का प्रारूप है, क्या इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, इसका एक चार्ट आउट हमको बना के दीजिए, उसके बाद हम इलेक्शन में इसको कराने की कोशिश करेंगे और सारे विपक्षी दल उस चीज पर बैठकर सहमत बनाएंगे। अब ये सहमति कितनी बन पाती है देखने वाली बात होगी। मनीष बोरा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। मनीष बोरा जी, सवाल वन नेशन वन इलेक्शन की बात सिर्फ कह देने से नहीं है, पहले तो सहमति बननी जरूरी है, जैसा कि अभी अतुल मिश्रा जी ने कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी जो छोटी महत्वाकांक्षाएं हैं पार्टियों को किनारे रख करके देश के बारे में सोचना होगा, तब जाकर के ये होगा। लेकिन सवाल ये है कि चलिए मान लेते हैं कि सहमति बन रही है और सहमति बन रही है, एक एक समस्या का निदान होगा। लेकिन एक समस्या जो अभी हमारे दिमाग में कौंध रही है वो ये है कि अभी जैसा कि अतुल मिश्रा जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं हरियाणा के, और अभी कुछ राज्यों में जैसे दिल्ली में भी चुनाव होने हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि इनके चुनाव हो जाएंगे तो ये 5 साल के लिए हो रहे हैं। 2029 की अगर जो कोविड कमेटी की बात की जाए तो 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए। तो क्या ये जो चुनाव हो रहे हैं 2029 तक के लिए हो रहे हैं? अगर जो ये संभव हुआ तो क्या भंग कर दी जाएगी? दूसरी बात यह है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है और उस बीच में विधानसभा भंग हो जाती है, जो त्रिशंकु विधानसभा कहते हैं, अगर जो ये हो जाती है तो उस समय क्या होगा? उस समय की स्थितियां क्या होंगी? क्या वो राष्ट्रपति शासन चलता रहेगा पूरे 5 साल या फिर कुछ और? जी देखिए, इसके जो कोविड कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको यदि हम देखें तो उसने इन चीजों पर भी फोकस किया है और इन बातों को रखा भी है। पहली चीज तो आपने ये कही कि मान लिया जाए कि किसी जगह अभी चुनाव होने हैं और उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये तो कहीं न कहीं इन सब चीजों को मैनेज करना ही पड़ेगा। मान लिया जाए किसी का कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा है, किसी को अभी 4 साल हो गए चुनाव हुए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 साल हुए तो भी दिक्कत नहीं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर यदि 2029 में चुनाव कराए जाते हैं तो वहां पर कुछ राज्यों में चुनाव में मात्र साल भर का समय हुआ रहेगा, कुछ राज्यों में 6 महीने का समय हुआ रहेगा। तो ये जो समय रहेगा इसको मुझे लगता है कि या तो कुछ जगह पर एक्सटेंशन करना पड़ेगा, यानी सरकार के कार्यकाल को बढ़ाना पड़ेगा, या कहीं पर ऐसा रहेगा जिनका 4 साल का कार्यकाल हो चुका है उनके कार्यकाल को वहीं पर समाप्त करके जो है वो फिर से चुनाव पर लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो स्थितियां बनेगी इसको लेकर के उन्होंने निश्चित रूप से सुझाव दिया है। अभी दूसरी बात जो आपने कही वो ये कि यदि कहीं पर त्रिशंकु विधानसभा होती है या बीच में विधानसभा भंग हो जाती है तो इन स्थितियों के लिए क्या परिस्थितियां बनती है। तो देखिए उसके लिए भी उन्होंने सुझाव दिया है। ये सुझाव ये है कि जो भी चुनाव होंगे वो 5 साल के लिए होंगे, जैसा कि अभी होता है वही उस समय भी होगा। लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क ये रहेगा कि यदि एक बार जो विधानसभा त्रिशंकु बने या वहां पर सरकार वो हो जाए जो कार्यकाल रहेगा, मान लो त्रिशंकु विधानसभा होती है तो वहां पर राष्ट्रपति और राज्यपाल मिलकर के वहां पर जो दल है उन दलों के साथ सामंजस्य बैठा करके सरकार का जो कार्यकाल है उसको 5 साल पूरा कराएंगे। मतलब किसी भी सरकार के जो कार्यकाल रहेगा उसको कहीं से कम नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये कि यदि यहाँ पर ये होता है कि यदि वहां कहीं विधायी चुनाव की स्थिति बनती है तो वहां पर जो चुनाव होंगे वो चुनाव भी मान लिया जाए कि 2 साल का या साल भर का कार्यकाल किसी सरकार ने पूरा कर लिया
और उसके बाद चुनाव होंगे, तो वो चुनाव होंगे 3 साल के लिए, मतलब पूरे 5 साल के लिए नहीं होंगे, वो 3 साल के लिए होंगे। मतलब सरकार का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का ही होगा, उनको चुनाव उसी 5 साल की उसमें रहना पड़ेगा। अब आपने सरकार चला ली, उसकी मध्यावधि चुनाव होंगे, तो अगला जो चुनाव होगा वो 3 साल के लिए ही चुनाव होगा, पूरे 5 साल के लिए चुनाव नहीं होगा। तो ये जो सुझाव उन्होंने दिए, उन सुझावों पर कितनी सहमति राजनीतिक दलों की बनती है, वो कैसे काम कर पाते हैं। देखिए, अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो रिपोर्ट निकल करके आ रही हैं, उसके हिसाब से जो कमेटी थी उसने लगभग 62 से 63 राजनीतिक दलों के साथ में चर्चा करी है। उसमें से 47 दलों ने, 47 दलों ने जो है वो इस बात को लेकर के अपने ओपिनियन दिए हैं। उसमें भी देखा जाए तो लगभग जो हमारे पास जानकारी, उसमें 32 राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है कि एक साथ चुनाव होना चाहिए, और कुछ दल ऐसे थे जिनने इसका विरोध भी किया है। तो ये समर्थन और विरोध की जब बात करें, तो उसमें यदि हम क्षेत्रीय दलों को छोड़ दें, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बात करें, तो राष्ट्रीय पार्टियां, जो 6 बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं भारत की, उसमें कांग्रेस, भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इस प्रकार के जो 6 बड़े राजनीतिक दल हैं, ये राजनीतिक दल जो है उसमें से 4 ने इसका विरोध किया है और 2 ने इसका समर्थन किया। 2 समर्थन करने वालों में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये दो बड़े राजनीतिक दल है, इन्होंने इसका समर्थन किया है। तो ये जो स्थितियां अभी वर्तमान में है, उसके हिसाब से यदि ओवरऑल देखें हम, तो 32 दलों का समर्थन है, मगर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में देखें तो 2 ही दल समर्थन में है, 4 विरोध में है। तो ये जो परिस्थितियां बनकर के आ रही हैं, ये परिस्थितियां आगे जाकर के कितना सामंजस्य बैठ पाता है, राजनीतिक दल उसमें कितने सहमत होते हैं, और क्या वन नेशन वन इलेक्शन की ओर देश जाता है। देखिए, कैबिनेट में तो इसको अप्रूव कर दिया है, अभी इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो सरकार को पार करने हैं। उनको पार करने के बाद ही ये पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि क्या परिस्थितियां देश में बनती है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष बोरा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन इसके साथ ही जैसा कि आपने अभी कहा कि जो भी स्थितियां बन रही हैं, और पार्टियों की भी बात की कि इतने सहमत हैं, इतने असहमत हैं। सवाल ये है कि जो विपक्ष में हैं और जो पक्ष में हैं, इस समय जो स्थितियां हैं लोकसभा की, अगर जो उसे देखा जाए तो साधारण बहुमत भी मुश्किल से है बीजेपी के पास। अगर सहयोगी दल भी साथ हों और विपक्ष इनके साथ नहीं है तो दिक्कत तो आ जाएगी, क्योंकि जब तक 2/3 बहुमत नहीं होगा तो संविधान में संशोधन करेंगे कैसे। और हमें लगता है, अतुल मिश्रा जी, हमें यह लगता है कि अगर जो 2 साल बाद या फिर बीच में जो चुनाव कराने की प्रक्रिया है, या जो विधानसभा भंग हो जाएगी और फिर मात्र 3 साल के लिए ही चुनाव होगा, यानी कि अब जो विधानसभा भंग होती थी तो उसमें फिर 5 साल के लिए चुनाव होते थे, लेकिन जब 3 साल के लिए या 2 साल के लिए या शेष अवधि के लिए जो चुनाव होंगे, अतुल मिश्रा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, इसके लिए 2/3 बहुमत जुटाने होंगे। हमें तो नहीं लगता कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं लोकसभा में और जिस तरह से बयान आ रहे हैं, इस तरह से संशोधन हो सकता है। देखिए देवेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने एक बहुत बढ़िया बाइट अरविंद केजरीवाल जी की दिखाई थी, उसको मैं बताना भूल गया। तो उन्होंने कहा 4.5 साल तक विदेश घूमेगा, सब कुछ करेगा, वो होगा। इसका मतलब यही पड़ता है कि केजरीवाल जी अपने बारे में स्वयं को ही ना कहीं उस बात को लेकर बता रहे थे, क्योंकि इस्तीफा उसका कारण है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, आपने संविधान वाली बात की, देखिए कहीं ना कहीं ये मोदी जी का बहुत बड़ा दाव है और अर्थव्यवस्था को लेकर दाव है। देवेंद्र जी, 543 सीटें लोकसभा की, उसके बाद सारे राज्यों की सीटों का कैलकुलेशन कर लीजिए कितनी सीटें हो जाएंगी। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को विपक्षी दल प्लस सत्ता पक्ष पहले अपने सामने बैठा ले, उनके जो बड़े बड़े अधिकारी उनसे राय ली जाए। कोविंद जी अपनी राय दे दी, आज सदस्यों ने राय दे दी। क्या हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी इलेक्शन कमीशन की कोई राय उनसे ली उन्होंने कि आप इसको करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे? अगर करा पाओगे तो किस तरीके से करा पाओगे?
अगर नहीं करा पा रहे हो तो इसके पीछे सेटबैक क्या क्या आ रहे हैं, उनको भी तो आपको देना है। आपने खाली अपने 1-8 सदस्यीय लोगों की राय दे दी, राय देने के बाद आपने सरकार को भेज दिया, एक आयोग बन गया, आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन जो मेन बॉडी है, इलेक्शन बॉडी, वो उस बॉडी से आपने कब पूछा? उससे पूछने का तो आपका नैतिक अधिकार बनता था कि भाई वहां का कमिश्नर, वहां के बड़े बड़े अधिकारी इसके बारे में क्या सोचते हैं, उसको मैनिपुलेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देवेंद्र जी, इसके पहले भी मैंने आपसे कहा, जम्मू और हरियाणा का चुनाव हो रहा है, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र का नहीं हो रहा है। क्या वहां पर पैसा नहीं खर्च हो रहा है? अगर यही बात विपक्षी एक बार लेकर आते हैं, इनको पेंशन दी जाती है, इनको सैलरी दी जाती है, क्या इस बात पर कभी जेपीसी कमेटी बैठी? नहीं बैठी। इन लोगों ने सिर्फ अपने बारे में सोच रखा है, देश के बारे में नहीं सोच रखा। तो जिस दिन देवेंद्र जी जो आप कह रहे हैं देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन ना जेपीसी की जरूरत पड़ेगी, ना किसी योजना आयोग बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना 8 सदस्यीय लोग होंगे। आप और हम जापान के समक्ष खड़ा हुआ होने वाला देश भारत होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन एक प्रसंग हमें याद आता है, अब तारीख और डेट तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये प्रिजाइडिंग अफसरों की जो मीटिंग हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और इन सभी अधिकारियों से, इन सभी प्रिजाइडिंग अफसरों से बातचीत हुई थी, और उसके बाद से चुनाव आयोग से इस बात को पूछा गया था। तो चुनाव आयोग ने इस बात को कहा था, अतुल मिश्रा जी हमें डेट तो याद नहीं है लेकिन इतना कुछ प्रसंग याद है, तो चुनाव आयोग ने कहा था कि हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, बस इतनी ही बात। और उस पर अब जो है कवायद जो है, जी 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 आप कुछ कहना चाह रहे हैं अतुल जी? उसमें देखिए 2 बातें उठाई गई थी देवेंद्र जी, मुझे भी याद है जी। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग ने कहा था सबसे पहला पॉइंट कि आप हमको किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराएंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा गृह मंत्री के ऊपर होती है। आप जानते हैं आतंकवाद भी यहाँ पर सब उठाए हुए हैं कहीं ना कहीं, और यहाँ की अगर पुलिस या सुरक्षा बल चुनाव में समस्त लग जाएगा तो वो सुरक्षा व्यवस्था पर भी असर डालेगा। दूसरे नंबर पर उन्होंने बात की थी टेक्नोलॉजी की, कि आप हमको किस तरीके की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएंगे कि उस चीजों को लेकर हम चले, और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम वो कहीं नहीं पहुंच सकता हर जगह चुनाव आयोग या चुनाव कमिश्नर नहीं पहुंच सकता है, सिलेक्शन कमिश्नर, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस चीज को मैनेज करने की कोशिश करेगा। ये आप भी जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है देवेंद्र जी। तो 2 प्रश्न उनके थे, अब इन 2 प्रश्नों का उत्तर इस कमेटी ने क्या दिया है, ये कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हमको आपको मालूम पड़ेगा। तो चलिए, अब चूंकि बातचीत तो ये है, लेकिन अब किस तरह से अभी भी वह जो सवाल हैं अनुत्तरित ही हैं, उसके जो उत्तर हैं वो समय के गर्भ में ही रहेंगे। लेकिन बार बार इशारा हो रहा है कि समय भी हो चुका है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्वानों का जो आए और इस गंभीर विषय पे आपने अपनी राय दी। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है। विभिन्न देशों से जो भी बातें की गई हैं, जो भी सीख ली गई है, वो कोविंद कमेटी के रिपोर्ट में ये चीज दर्ज है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो कोविंद कमेटी है, इनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, और यहाँ पर 2/3 बहुमत अभी सरकार के पास नहीं है। ऐसे में क्या सभी दल एकत्रित होंगे? जिस तरह की बयानबाजी है, इस तरह से यह देखा जा सकता है कि एकत्रित नहीं होंगे, और अगर जो सभी दल एकत्रित नहीं होते हैं तो संशोधन नहीं हो पाएगा, और जब संशोधन नहीं होगा तो ये प्रक्रिया और आगे जा सकती है। तो 2029 के लोकसभा चुनाव में ये संभावना है, कोविंद कमेटी ने अपनी राय व्यक्त की है कि ये हो सकता है, लेकिन अभी भी दिख नहीं रहा है कि 2029 तक हो पाएगा। फिलहाल देखते हैं, समय के गर्भ में बहुत से उत्तर छिपे हैं, जिसका उत्तर मिलेगा समय से। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।